खाता बही के विभिन्न खातों में की गई खतौनी। खाता बही के खातों में विभिन्न प्रकार की जो खतौनी की जाती है उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए क्या बनाया जाता है? तलपट बनाया जाता है। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया में से हम गुजर चुके हैं, हम अंतिम खाते बनाने तक आ चुके हैं। इस तलपट में खातों के वे ही शेष सम्मिलित किए जाते हैं जो लेखा पुस्तकों में अब तक दर्ज व्यवहारों के कारण उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, जर्नल से खतौनी उन्हीं व्यवहारों की होगी जो कि लेखा पुस्तकों में दर्ज किए जा चुके हैं, और खतौनी से शेष उन्हीं खातों का निकलेगा जो जर्नल से उसमें लिए गए हैं, तो तलपट भी उन्हीं का तैयार होगा। किंतु व्यापार में बहुत से ऐसे व्यवहार हैं जिनका निर्धारण चालू वर्ष के अंतिम दिन व्यापारिक कार्य बंद करने के बाद किया जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जिनका निर्धारण जिस दिन हम लेखा पुस्तकें बंद कर रहे हैं उस दिन होना है। इन व्यवहारों के लिए लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां किया जाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि संस्था के वित्तीय विवरण सही लाभ हानि का प्रदर्शन करें, संस्था का चिट्ठा संस्था की सही आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करे, तो आपको इन समायोजन प्रविष्टियों को शामिल करना ही होगा। लाभ हानि खाते द्वारा सही लाभ व चिट्ठे द्वारा सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करने के लिए यह आवश्यक है कि अंतिम खातों में उन सभी व्यवहारों का लेखा किया जावे जो लेखा अवधि से संबंधित हो, चाहे उनका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि लाभ हानि सही लाभ को प्रदर्शित करे और चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति को दर्शाए, तो आपको उन सभी व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में शामिल करना होगा जो कि चालू वर्ष से संबंधित हैं, चाहे उन खर्चों का भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है या ज्यादा भुगतान कर दिया गया है। इसी तरीके से कोई आय जो इस वर्ष से संबंधित है लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुई है या ज्यादा प्राप्त हुई है, तो उनका समायोजन करना आवश्यक है। अगले वर्ष से संबंधित आय या व्यय को अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इस वर्ष की आयों को तो आप शामिल कीजिए, और यदि अगले वर्ष की कोई आय आपको प्राप्त हो गई है तो उसका लेखा हो चुका है, वो आयों में शामिल हो चुकी है, लेकिन अंतिम खाते बनाते समय उसे पृथक करना होगा, उसे अलग करना होगा। अंतिम खाते बनाने से पूर्व उपरोक्त व्यवहारों के लिए लेखा पुस्तकों में जो प्रविष्टियां की जाती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? समायोजन प्रविष्टियां कहलाती है। और समायोजन प्रविष्टियां करने का एक ही उद्देश्य है स्टूडेंट्स, ताकि संस्था सही लाभ हानि का निर्धारण कर सके और संस्था की सही आर्थिक स्थिति का प्रकटीकरण हो सके। तो अब आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी कि समायोजनों का अर्थ क्या है और समायोजनों की आवश्यकता क्या है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से मुख्य समायोजन शामिल किए गए हैं, पहले उनकी बात करते हैं। पहला जो मुख्य समायोजन है वो है अदत्त व्यय। इनको सबको हम डीपली एक एक को पढ़ेंगे, लेकिन पहले पॉइंट वाइज केवल इनके नाम देख लेते हैं। अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित आय अक्रूड इनकम, अनुपार्जित आय अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं और एडवांस इनकम भी कहते हैं, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन जिससे आप परिचित हैं, संपत्तियों के निरंतर प्रयोग से संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं, पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट्स आपके पाठ्य पुस्तक में पॉइंट्स में नहीं लिया गया है, लेकिन अंकित प्रश्नों में शामिल किया गया, इसलिए हमने इसे यहां जोड़ लिया है। अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो आप जानते हैं, मैनेजर को लाभों पर कमीशन, डूबत ऋण प्रावधान और देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान। ये 12 समायोजन हम एक एक कर डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेने जा रहे हैं अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किन्हें कहते हैं? ऐसे व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनका संबंध चालू वर्ष से होता है, लेकिन चालू वर्ष में जिनका भुगतान
नहीं किया गया है, ऐसे व्यय बकाया व्यय या अदत्त व्यय कहलाते हैं। एक बार फिर से सुने, ऐसे व्यय जिनका संबंध चालू वर्ष से होता है लेकिन चालू वर्ष में जिनका भुगतान नहीं किया गया है, जिस दिन आप अंतिम खाते बना रहे हैं तब तक इनका भुगतान नहीं किया गया है, वे अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके व्यापार में आपने एक कर्मचारी रखा है जिसे आप 3,000 रुपए प्रति माह वेतन देते हैं। 31 मार्च को जब आप देख रहे हैं तो उसको चुकाया गया वेतन की राशि 30,000 रुपए है, जबकि वेतन होना कितना चाहिए? 36,000। 3,000 इंटू 12 तो 6,000 रुपए ऐसा वेतन है जो है तो इसी वर्ष से संबंधित लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है, तो इसे कहेंगे अदत्त वेतन। आइए बात करते हैं बकाया व्यय। ऐसे व्यय होते हैं जिनका संबंध चालू वित्तीय वर्ष से होता है, जिस वर्ष के आप अंतिम खाते तैयार कर रहे हैं उस वर्ष से इसका संबंध होता है, अर्थात उस वर्ष से होता है जिस वर्ष के अंतिम खाते तैयार किए जा रहे हैं, किंतु जिनका भुगतान चालू वर्ष के अंतिम दिन तक, जिस दिन आप अंतिम खाते बना रहे हैं तब तक नहीं किया गया है। इसका मतलब ये व्यय अभी तक लेखों में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जो तलपट बनाया है उसमें तो सैलरी लिखी हुई है 30,000। अच्छा, 30,000 क्यों लिखी हुई है? क्योंकि तलपट में केवल उन्हीं मदों को शामिल किया जाता है जिनके व्यवहार हो चुके हैं और जिन्हें दर्ज किया जा चुका है। तो आपने वेतन चुकाया 30,000, तो आपकी एंट्री की होगी आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000, तो उसी से लेजर बनी होगी और उसी से क्या बना होगा? तलपट बना होगा, और तलपट की सहायता से आप अंतिम खाते बनाते हैं। तो यदि आप समायोजन नहीं करेंगे तो आप अपने लाभ हानि खाते में वेतन की राशि ले जाएंगे 30,000, जो कि गलत होगी, क्योंकि वेतन की कुल राशि कितनी है? 36,000। तो अब आपको 6,000 और वेतन को शामिल करने के लिए अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री करनी होगी। वो एंट्री क्या है स्टूडेंट्स? अदत्त व्यय की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहां एक्सपेंसेस की जगह पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस उसका नाम आ जाएगा। जैसे अगर वेतन बकाया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मजदूरी बकाया है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर रेंट बकाया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ऐसा क्यों किया गया? एंट्री सिस्टम में आपको समझा रहा हूं। खर्चे को, जब खर्चा बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो सैलरी को हमें बढ़ाना है 6,000 रुपए से और सैलरी का अकाउंट खोलना है, इसलिए सैलरी अकाउंट को तो डेबिट किया गया है और टू कैश कर नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए दायित्व होगी और दायित्वों को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि इसकी समायोजन प्रविष्टि क्या होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहां मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सपेंसेस की जगह पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। अब बात आती है कि इसका अंतिम खातों में समायोजन कैसे करेंगे। तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि तलपट में 30,000 वेतन दिया गया है, वेतन को कहां दिखाते हैं आप? लाभ हानि खाते में दिखाते हैं, तो उसमें एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 करते हुए और बाहर पीएनएल में ले जाएगा 36,000, क्योंकि पूरे वर्ष का खर्चा कितना है? 36,000। साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपने पिछला जो वित्तीय विवरण चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि आपको एक लिस्ट यानी एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता था, एक तलपट दे दिया जाता था, जिसको आपको कुछ मदों को ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ मदों को पीएनएल अकाउंट में और कुछ मदों को बैलेंस शीट में ले जाकर आप अपने वित्तीय विवरण तैयार करते थे और आपका चिट्ठा दोनों तरफ से बराबर आता था। लेकिन अब तलपट के साथ साथ आपको नीचे कुछ पॉइंट्स और दिए जाएंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक पिछले चैप्टर में दिया जाता था। तो तलपट में जो मदें दी गई हैं वो तो है तलपट की मदें, और नीचे जो दी गई हैं वो सभी कहलाएंगे समायोजन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आप ध्यान कर लीजिए कि तलपट में जो मदें हैं वो कहीं ना कहीं वित्तीय विवरणों में एक जगह आएगी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, या पीएनएल अकाउंट में आएगी, या बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन नीचे जो समायोजन दिए गए हैं, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, क्लोजिंग स्टॉक, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, किसी से भी संबंधित हो, वो कम से कम स्टूडेंट्स वित्तीय विवरण में 2 जगह कम से कम दिखाए जाएंगे, ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से अगर अदत्त वेतन नीचे दिया गया है तो उसे कहां कहां दिखाएंगे? एक तो लाभ हानि खाते में जोड़कर दिखाएंगे और एक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। आप बोलेंगे सर ये दायित्व कैसे हो गया? क्योंकि अभी तक आपने वेतन का भुगतान नहीं किया है और तो इसका भुगतान आप अगले साल करेंगे, तो इस साल के लिए दायित्व। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अदत्त व्यय किसे कहते हैं? ऐसा व्यय जिसका संबंध चालू वर्ष से है किंतु चालू वर्ष में आपने उसका भुगतान नहीं किया
है वो कहलाते हैं अदत्त व्यय। और इसकी एंट्री क्या होती है समायोजन प्रविष्टि? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं इसके अंतिम खातों में समायोजन की। अंतिम खातों में समायोजन, यदि खर्चा व्यापारिक खाते से संबंधित है तो व्यापार खाते के संबंधित खर्चे में जोड़कर, और लाभ हानि खाते से संबंधित है तो लाभ हानि खाते में संबंधित खर्चे में जोड़कर दिखाया जाता है। कहने का मतलब है यदि कोई खर्चा ऐसा बकाया है जिसका संबंध ट्रेडिंग अकाउंट से, जैसे मैं कहूं वेजेस बकाया है या ऑक्ट्रॉय बकाया है या फ्रेट बकाया है, तो ऑक्ट्रॉय, फ्रेट और वेजेस तीनों ही कहां दिखाए जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस को, आउटस्टैंडिंग फ्रेट को जोड़कर दिखाएंगे। और यदि पीएनएल से संबंधित मद जैसे सैलरी है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, यदि इनसे संबंधित बकाया तो पीएनएल में जोड़कर दिखाएंगे। और साथ ही साथ इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही दिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, अदत्त व्यय क्या है, इसकी एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, साथ ही साथ इसे ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में संबंधित मद में जोड़कर दिखाएंगे, और साथ ही साथ इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। तो आ गया ना 2 जगह। और साथ ही साथ एक बात और, अगले वर्ष में विपरीत प्रविष्टि क्यों की जाती है? जो एंट्री आपने समायोजन प्रविष्टि की है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगले साल जाकर इसकी जस्ट उल्टी एंट्री करेंगे, जो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अब आप बोलेंगे सर अगले साल की आप अभी क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल आपको समझना होगा अगले साल इसको क्यों लेकर जा रहे हैं, ये भी समझना होगा, क्योंकि हम वेतन का भुगतान अगले साल करेंगे। अगले साल करेंगे तो हम एंट्री करेंगे अगले साल की बात कर रहा हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अगले साल की सैलरी है उसमें वेतन शामिल हो जाएगा, जबकि ये तो है तो इस साल का। तो आपको समायोजन कुछ इस तरीके से करना है कि आपके इस साल के खाते भी सही हो और अगले साल के खाते भी सही हो। तो जब आप इसकी रिवर्स एंट्री ले जाकर करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो सैलरी को पहले आप क्रेडिट कर देंगे और अगले साल जाकर उस सैलरी को चुकाएंगे तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो विपरीत प्रविष्टि अगले साल करने का कारण है ताकि अगले साल के लेखे प्रभावित ना हो। तो अदत्त वेतन को समझने के लिए, अब अदत्त व्ययों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, एक एक समायोजन को हम इस तरह के उदाहरणों से जो मैंने बनाकर इसमें एडजस्ट किए हैं उनको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक व्यापारी का तलपट निम्न शेष दिखाता है, यानी व्यापारी का एक तलपट दे रखा है आपको और उस तलपट में सैलरी लिखी हुई है स्टूडेंट्स 11,000 रुपए और मजदूरी लिखी हुई है 22,000 रुपए। यानी आपके बुक्स में सैलरी अकाउंट और वेजेस अकाउंट 11,000 और 22,000 से खुला हुआ है। इसका मतलब आपने सैलरी और वेजेस दोनों का लेखा 11,000 और 22,000 से किया है। इसका मतलब आपने इतना भुगतान सैलरी का और वेजेस का कर दिया है। अब नीचे के जो समायोजन है, तलपट के नीचे के समायोजन, स्टूडेंट्स ये तलपट है, तलपट की मद एक जगह आएगी जबकि समायोजन की मद कम से कम 2 जगह आएगी। पहला पॉइंट, वेतन 1,000 रुपए मासिक चुकाया जाता है। जो सैलरी है वो 1,000 रुपए मासिक चुकाई जाती है और 1,000 रुपए मासिक के हिसाब से साल भर का वेतन हो गया 12,000 रुपए, जबकि हमने चुकाया कितना है 11,000 रुपए। इसका मतलब 1,000 रुपए का वेतन बाकी है, जिसे आप कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी के साथ साथ मजदूरी 2,000 रुपए मासिक चुकाई जाती है। अब अगर मजदूरी 2,000 मासिक चुकाई जाती है तो साल भर की जो मजदूरी है उसकी राशि हो गई 24,000 रुपए, जबकि चुकाई कितनी है 22,000 रुपए। तो 2,000 रुपए अदत्त मजदूरी हो गई। क्या रहा है, समायोजन प्रविष्टि करनी है और अंतिम खातों में इनको दिखाना भी है। बिल्कुल, तो समायोजन प्रविष्टि अभी मैंने आपको बताई, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की जगह एक्सपेंसेस का नाम ले लेंगे। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? सैलरी और वेजेस दोनों की अलग अलग एंट्री करते हैं। तो सैलरी की तो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसका अमाउंट होगा 1,000, और वेजेस की एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसका अमाउंट होगा 2,000। तो आइए पहले एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट 1,000 रुपए क्योंकि 1,000 बकाया है, और वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसका अमाउंट है 2,000 रुपए। ये तो बात हुई एंट्री सिस्टम की, आपको समझ में आ गया होगा। हमें सैलरी अकाउंट भी 1,000 से बढ़ाना है क्योंकि हमें पीएनएल में सैलरी को 12,000 रुपए लेकर जाना है, और हमें वेजेस अकाउंट को 2,000 से बढ़ाना है क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस को 24,000 रुपए से लेकर जाना है। क्योंकि समायोजन करने का एक उद्देश्य है कि हम सही लाभ हानि का निर्धारण करें, और हम सही लाभ हानि का निर्धारण तभी
तभी कर पाएंगे जब हम अपने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में वर्ष भर के खर्चों को और वर्ष भर के आयों को लेकर जाएं, चाहे उनका भुगतान हुआ है चाहे नहीं हुआ है, लेकिन उनका संबंध इस वर्ष से, इसलिए उन्हें ले जाना आवश्यक है। तो एंट्री सिस्टम के बारे में तो हमने बात कर ली। अब अंतिम खातों में समायोजन की बात करें तो ध्यान से सुने। सैलरी पीएनएल का आइटम है, इसे पीएनएल में दिखाते हैं। तो पीएनएल में 11,000 में 1,000 जो सैलरी है बकाया आउटस्टैंडिंग सैलरी उसे जोड़ के दिखाएंगे। वेजेस ट्रेडिंग का आइटम है तो इसे ट्रेडिंग में दिखाएंगे जोड़कर। 22,000 में 2,000 रुपए जोड़कर, और साथ ही साथ ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस दोनों ही संस्था के लिए क्या है, दायित्व है, इसलिए इन्हें बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में भी लेकर जाएंगे। तो आइए अंतिम खातों में इन्हें किस तरह से दिखाया जाएगा ये देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमने शो कर रखा है। टू वेजेस 22,000 और एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 और बाहर हमने लिखा है कितना, 24,000 रुपए। क्यों? क्योंकि साल भर का खर्चा कितना है, 24,000। ट्रेडिंग वेजेस में वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ये आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर से नॉलेज मिल चुकी है। अब बात करना चाहेंगे हम सैलरी की, तो सैलरी का एक आइटम है पीएनएल का आइटम, तो उसमें पीएनएल में दिखाएंगे, साथ ही साथ 11,000 में 1,000 रुपए जोड़कर दिखाएंगे। तो ये आपका बना दिया हमने पीएनएल। इसमें लिखा है टू सैलरी 11,000, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, और खर्चा टोटल कितना दिखाया है, 12,000, जबकि हमने भुगतान कितना किया है, 11,000। लेकिन सही लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए हमें पूरी राशि यहां दिखानी होगी। अब ये जो 2,000 है ये अभी चुकाने बाकी हैं, साथ ही साथ ये जो 1,000 है वो अभी चुकाने बाकी हैं, और बाकी हैं तो आपके क्या है, दायित्व, इसलिए इसे दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपए। इसी के साथ आपका अदत्त व्यय पूरा होता है। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख ले, इसकी एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका समायोजन। यदि खर्चा व्यापारिक खाते से संबंधित है तो व्यापार खाते के संबंधित खर्च में जोड़कर, जैसे अभी वेजेस थी तो हमने वेजेस में जोड़कर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया। और यदि खर्चा लाभ हानि खाते से संबंधित है तो लाभ हानि खाते में संबंधित खर्चे को जोड़ेंगे, जैसे हमने सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़कर पीएनएल में दिखाया, मतलब खर्चा जिससे संबंधित है उसमें जोड़कर दिखाएंगे। अगर वेजेस है, ऑक्ट्रॉय है, फ्रेट है तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे। अगर सैलरी है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है तो पीएनएल में दिखाएंगे। और साथ ही साथ इन्हें कहां दिखाएंगे, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में। ये दायित्व क्यों हो गए स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक इनका भुगतान नहीं हुआ है। तो आपके अदत्त वेतन को पूरा करने के बाद अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है पूर्वदत्त व्यय। यदि अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित खर्चों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही कर दिया जाता है तो चिट्ठे की तारीख को अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित राशि पूर्वदत्त व्यय कहलाती है। ये तो बात है किताबी लैंग्वेज की, इसको और साधारण और आसान कर देते हैं। अदत्त व्यय का जस्ट अपोजिट है। अदत्त व्यय का मतलब है आपका खर्चा जो इस साल का है उसका भुगतान आपने अभी तक नहीं किया, तो वह अदत्त व्यय है। और पूर्वदत्त व्यय का मतलब है कोई खर्चा जो अगले साल का है लेकिन आपने भुगतान इसी साल कर दिया। जैसे मान लीजिए आपके कर्मचारी को वेतन देना है 3,000 रुपए मासिक, साल भर का होता है 36,000, लेकिन इस साल के रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कि आपने वेतन का भुगतान कर दिया है 40,000। इसका मतलब जो 4,000 रुपए का आपने अतिरिक्त भुगतान किया है उसका संबंध किस वर्ष से हो गया, अगले वर्ष से। तो वो 4,000 रुपए भी इस साल के ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनका संबंध किस वर्ष से है, अगले वर्ष से। तो यही तो समायोजन प्रविष्टियां हैं जिसमें अगले और पिछले वर्ष की मदों को शामिल नहीं किया जाता। तो पूर्वदत्त व्यय की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, ऐसे व्यय जिनका संबंध चालू वर्ष से ना होकर अगले वर्ष से है, लेकिन जिनका भुगतान चालू वर्ष में ही कर दिया गया है, उसे कहेंगे कौन से व्यय, पूर्वदत्त व्यय। जैसा कि इसने कहा है यदि अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित खर्चों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में कर दिया जाता है, इस साल आपने भुगतान किया है जबकि संबंध के कौन से वर्ष से है, अगले साल से है, तो चिट्ठे की तारीख को अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित राशि पूर्वदत्त व्यय कहलाती है। दूसरे शब्दों में यदि खर्चे का भुगतान अंतिम खाते बनाने की तिथि से आगे की तिथि के लिए कर दिया है, बिल्कुल 31 मार्च को हम अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और आपने कोई खर्चा आगे आने वाले अप्रैल मई का चुका दिया है, तो वो पूर्वदत्त व्यय है। अब बात आती है इसके एंट्री सिस्टम की कि इसमें एंट्री कैसे की जाएगी। तो पूर्वदत्त व्यय में आपको खर्चों को कम करना है, इससे खर्चों को क्रेडिट करेंगे और जो खर्चा आपने अग्रिम चुका दिया वो संपत्ति है, इससे प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। तो इसकी जो समायोजन प्रविष्टि है स्टूडेंट्स वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू एक्सपेंसेस। इसमें आप एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सपेंसेस को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने ज्यादा चुका दिए, वो अगले साल से संबंधित है, उन्हें पृथक करना चाह रहे हैं, उन्हें अलग करना चाह रहे हैं। तो एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अब बात आती है अंतिम खातों में समायोजन। तो अभी मैंने उदाहरण दिया था कि सैलरी आपने चुकानी चाहिए थी इस साल की 36,000, लेकिन आपने भुगतान कर दिया स्टूडेंट्स 40,000। तो आपको पीएनएल अकाउंट में सैलरी जो दिखानी है 36,000 दिखानी है चालू वर्ष के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, संबंधित मद में से प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करना होगा, और साथ ही साथ ये आपने अग्रिम चुकाया है तो ये आपके लिए संपत्ति है, तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। तो आइए इसके अंतिम खातों में समायोजन की बात करते हैं। यदि पूर्वदत्त खर्चा व्यापारिक खाते से संबंधित है तो व्यापारिक खाते में संबंधित खर्चे में से घटाकर, जबकि अदत्त व्ययों को हम कैसे जोड़कर दिखा रहे थे, और यदि लाभ हानि खाते से संबंधित है तो उसे लाभ हानि खाते में से संबंधित खर्चे में से घटाकर दिखाया जाता है। यानी ट्रेडिंग का अगर प्रीपेड वेजेस है तो ट्रेडिंग में से लेस होगी, और अगर प्रीपेड सैलरी है तो पीएनएल में से लेस होगी। पूर्वदत्त खर्चा खाता एक व्यक्तिगत खाता है और इसे चिट्ठे के कौन से पक्ष में दिखाते हैं स्टूडेंट्स, संपत्ति पक्ष में, जबकि अदत्त व्ययों को दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। अदत्त व्ययों को संबंधित खर्चों में जोड़ते हैं, पूर्वदत्त व्ययों को संबंधित खर्चों में से घटाते हैं। अगले वर्ष अगर विपरीत प्रविष्टि क्यों की जाती है, ताकि इसका प्रभाव अगले साल ना पड़े। विपरीत प्रविष्टि क्यों की जाती है, ताकि इसका प्रभाव अगले साल ना पड़े। तो जो समायोजन प्रविष्टि उसके जस्ट अपोजिट एंट्री होती है, तो विपरीत प्रविष्टि होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी आप इसको इतना ज्यादा वो ना करें क्योंकि आपके सवालों को इंपैक्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट कि विपरीत प्रविष्टि क्यों की जाती है, ताकि हम जब इस खर्चे का अगले साल भुगतान करें, हालांकि प्रीपेड का तो मतलब यह है कि हम अगले साल कम भुगतान करेंगे, तो हम जब अगले साल कम भुगतान करें तो भी खाते सही हो जाए। यानी इस वर्ष के जो क्रियाकलाप हमने किए हैं उससे अगले वर्ष के खाते प्रभावित ना हो, इसलिए विपरीत प्रविष्टि की जाती है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस समायोजन, इसे संबंधित खर्चों में से घटाकर दिखाया जाता है और साथ ही साथ चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। आइए इसे समझने के लिए भी एक उदाहरण हम लेते हैं। एक व्यापारी का तलपट निम्न शेष बताता है और इसमें सैलरी बताई गई है 25,000। इसका मतलब हमने वेतन का भुगतान कर दिया स्टूडेंट्स कितना, 25,000 रुपए। वेतन 24,000 रुपए वार्षिक चुकाया जाता है, जबकि नीचे समायोजन कह रहा है कि साल भर का वेतन कितना चुकाया जाता है, केवल और केवल कितना, 24,000 रुपए। तो इसका क्या मतलब निकलता है, आपने खर्चा ज्यादा चुका दिया, बिल्कुल ज्यादा चुकाया है। और अगर आपने खर्चा ज्यादा चुका दिया तो ये फिर अदत्त व्यय तो नहीं हो सकते। इनका जो 1,000 रुपए आपने ज्यादा चुकाया है, इनका संबंध कौन से वर्ष से माना जाएगा, अगले वर्ष से माना जाएगा। और जब कोई खर्चा अगले वर्ष से संबंधित होता है और उसका भुगतान इस वर्ष में कर दिया जाता है तो वो कहलाते हैं पूर्वदत्त व्यय। तो 1,000 रुपए की हमें एंट्री करनी पड़ेगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। स्टूडेंट्स ये तो इसकी समायोजन प्रविष्टि है। प्रीपेड सैलरी को संपत्ति के रूप में डेबिट किया गया है और सैलरी जो आपकी बुक्स में 25,000 से खुला हुआ है, इसे आप कम करना चाहते हैं 1,000 रुपए से, ताकि आप अपने पीएनएल अकाउंट में केवल 24,000 रुपए ले जा सके। तो आपने सैलरी को कम किया है, आप अपने खर्चे को कम कर रहे हैं। जब किसी खर्चे को क्रेडिट किया जाता है तो इसका मतलब आप उसे कम कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसे पीएनएल में कैसे दिखाएंगे। तो जो 25,000 की सैलरी है, हम पीएनएल में 25,000 नहीं ले जा सकते। पीएनएल में केवल हम उतना ही लेकर जाएंगे जितना इस वर्ष से संबंधित है, और इस वर्ष से संबंधित कितना है, 24,000। तो 1,000 रुपए जो प्रीपेड है उसे पीएनएल अकाउंट में लेस किया जाएगा। तो आप अपने पीएनएल को देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हमने सैलरी लिखा है 25,000 लेस प्रीपेड सैलरी 1,000, और बाहर वो खर्चा लिखा है जो इस वर्ष से संबंधित है, ताकि सही लाभ हानि का निर्धारण हो सके। ये 1,000 रुपए जो आपने अग्रिम चुका दिए हैं वो इस साल के लिए आपके लिए क्या माने जाएंगे, संपत्ति माने जाएंगे। जिस तरीके से अदत्त व्यय आपका दायित्व है, उसी तरीके से पूर्वदत्त व्यय आपका संपत्ति की एक मद है। तो प्रीपेड सैलरी को बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखे जाएंगे। एक बार फिर से समझ लें, ये जो नीचे समायोजन दिया जाता है, इससे जो रिजल्ट निकल कर आता है वो कम से कम 2 जगह दिखाया जाएगा। तो इससे जो रिजल्ट निकल कर आया है वो ये रिजल्ट निकल कर आया कि 1,000 रुपए अग्रिम है। तो जो 1,000 रुपए अग्रिम आपने चुका दिए हैं, जो प्रीपेड आपने कर दिया, वो कम से कम अंतिम खातों में कितनी जगह आएगा, 2 जगह। जबकि जो तलपट की मद है वो केवल एक ही जगह आएगी। तो आप अपने देख सकते हैं कि आपने सैलरी को 25,000 में से 1,000 लेस करके अंतिम खाते में, अंतिम खाते का मतलब पीएनएल और बैलेंस शीट, तो पीएनएल में तो आपने 1,000 रुपए लेस किए हैं और साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट्स में लिखे हैं। जबकि 25,000 आपने तलपट की जो मद है उसे केवल एक ही जगह शामिल किया
है। पूर्वदत्त व्ययों को समझने के बाद अब बात करते हैं अगले समायोजन की, उपार्जित आय। जिस तरीके से व्यय दो तरीके के हैं विद्यार्थियों, एक अदत्त और एक पूर्वदत्त। अदत्त का मतलब आपने चालू वर्ष में खर्चे को कम चुकाया, और पूर्वदत्त का मतलब आपने चालू वर्ष के साथ साथ अगले वर्ष का खर्चा भी चुका दिया। उसी तरीके से आय भी दो तरीके की हो सकती है, एक ऐसी जो चालू वर्ष में जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम प्राप्त हुई, और एक चालू वर्ष के साथ साथ अगले वर्ष की भी प्राप्त हो गई। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं उपार्जित आय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अक्रूड इनकम। ऐसी आय जो चालू वर्ष में कमा ली गई है, कमा ली गई है, संस्था द्वारा उसका समय हो गया है प्राप्त करने का, लेकिन चालू वर्ष में प्राप्त नहीं हुई है, उसे कहते हैं उपार्जित आय। ऐसी आय जिसका संबंध चालू वर्ष से है, जो कि चालू वर्ष में प्राप्त हो जानी चाहिए थी लेकिन प्राप्त नहीं हुई, उसे कहते हैं उपार्जित आय। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि आपके पास कोई भवन है, एक संस्था के पास, एक व्यापारिक संस्था के पास कोई भवन है जिसे संस्था ने किराए पर दिया है, और उसे 3,000 रुपए मासिक किराया प्राप्त होना चाहिए, लेकिन साल के अंत तक मात्र 25,000 रुपए किराया मिला है, जबकि मिलना चाहिए था 36,000। इसका मतलब 11,000 रुपए की जो किराए की आय है वो ऐसी आय है जो हमने कमा तो ली क्योंकि उसका समय हो चुका है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई। तो आइए बात करते हैं उपार्जित आय की। यह वह आय है जो कि व्यापार में चालू वर्ष में उपार्जित कर ली गई है, अर्थात कमा ली गई है, किंतु इस वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जब हम अंतिम खाते तैयार कर रहे हैं तब तक ये हमें प्राप्त नहीं हुई। इसे उपार्जित आय, अप्राप्य आय, कमाई हुई आय, अर्जित आय आदि नामों से भी जाना जाता है। और भी इसके कई नाम है, अप्राप्य आय है, कमाई गई आय है। दूसरे शब्दों में वह आय जो अंतिम खाते की तिथि बनाने की तिथि तक कमा ली गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई, वह क्या कहलाती है? उपार्जित आय कहलाती है। चूंकि यह आय चालू वर्ष से संबंधित होती है, इसका संबंध तो चालू वर्ष है क्योंकि कमाली चालू वर्ष में ही है, अतः इस वर्ष का सही लाभ हानि ज्ञात करने व सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करने के लिए इस अर्जित आय के लिए लेखा पुस्तकों में समायोजन करना आवश्यक है। अब बात आती है इसके समायोजन प्रविष्टि क्या होगी? तो इसकी समायोजन प्रविष्टि होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, क्योंकि आप इनकम को बढ़ाएंगे और जब आयों को बढ़ाया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। साथ ही साथ ये आपको अब संपत्ति है क्योंकि इस साल प्राप्त होनी चाहिए थी लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तो अगले वर्ष प्राप्त होगी, तो ये आपके लिए संपत्ति है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि आपको आय की राशि को बढ़ाना है, साथ ही साथ अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो संपत्ति है, तो डेबिट करके संपत्ति का खाता खोला गया है। अंतिम खातों में समायोजन लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में संबंधित आय में जोड़कर दिखाया जाएगा। बिल्कुल केवल लाभ हानि खाते में आय दिखाई जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो केवल सेल्स दिखाई जाती है। तो कोई भी आय हो, जैसे रेंट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, अगर उनमें से कोई भी मद अक्रूड है, उपार्जित है, तो उसे लाभ हानि खाते में जोड़कर दिखाया जाएगा क्योंकि वो इस साल से संबंधित है। साथ ही साथ इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी दिखाया जाएगा। तो पहले बात करें एंट्री सिस्टम की, एक्रूड इनकम टू इनकम, यानी इनकम की जगह पर्टिकुलर इनकम आ जाएगी। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और संबंधित आय में पीएनएल में जोड़ के दिखाएंगे और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाएंगे। और अगले साल जाकर इसकी विपरीत प्रविष्टि करेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। विपरीत प्रविष्टि तो करनी ही करनी है, ध्यान रखनी है, जो समायोजन प्रविष्टि होती है उसकी जस्ट अपोजिट उल्टी एंट्री आपको करनी है। तो ये विपरीत प्रविष्टि है, समायोजन नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये विपरीत प्रविष्टि है, इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। अब आइए समझते हैं इसे एक उदाहरण के द्वारा। एक व्यापारी का तलपट निम्न शेष बताता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि तलपट के क्रेडिट साइड में दे रखे हैं, और क्रेडिट साइड में कितना दे रखा है? 20,000। इसका मतलब आपको अपने विनियोगों पर 20,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हो चुका है। तलपट में है, इसका मतलब 20,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हो चुका है। संस्था के पास 2 लाख के विनियोग हैं। संस्था के पास कितने विनियोग हैं? 2 लाख रुपए के, जिस पर कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है? 12% ब्याज प्राप्त होता है। अब अगर मैं बात करूं, 2 लाख का विनियोग है जिस पर साल भर में ब्याज मिलना चाहिए 12%, और जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो यह आता है
24,000 रुपए यानी 24,000 आपको इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन प्राप्त कितना हुआ है? 20,000 रुपए। इसका मतलब 4,000 रुपए ऐसा ब्याज है जो संस्था ने कमा तो लिया है, अर्जित तो कर लिया है, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। इसे कहा जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। तो इसकी समायोजन प्रविष्टि क्या होगी? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जिसका अमाउंट होगा स्टूडेंट्स 4,000 रुपए। किस तरीके से? 24 मिलना चाहिए और मिला कितना है? 20,000। तो 4,000 रुपए ऐसी आय हो गई जो कमा तो ली लेकिन कमा तो ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इसे अंतिम खातों में कैसे दिखाया जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां का आइटम है? पीएनएल का आइटम है। पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 और उसमें 4,000 रुपए अक्रूड जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि पीएनएल में साल भर की इनकम को दिखाया जाता है। साथ ही साथ ये 4,000 रुपए आपके लिए संपत्ति है, क्योंकि इस वर्ष प्राप्त नहीं हुए तो अगले साल प्राप्त होंगे और अगले साल प्राप्त होंगे तो संपत्ति है, तो बैलेंस शीट के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं एंट्री सिस्टम की। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जिसका अमाउंट होगा 4,000 रुपए, 24,000 माइनस 20,000। पीएनएल में किस तरीके से दिखाया जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 एड एक्रूड इंटरेस्ट 4,000 और बाहर रखा जाएगा स्टूडेंट्स 24,000 रुपए। साथ ही साथ इस एक्रूड इंटरेस्ट को बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाया जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट 4,000 रुपए, क्योंकि ये साथ ही साथ अब हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमें अगले वर्ष प्राप्त होगी। तो अब तक हम समायोजन कर चुके हैं अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, और अब बात करते हैं अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय। ऐसी आय, उपार्जित आय का जस्ट उल्टा कर लीजिए, ऐसी आय जो कि अगले वर्ष से संबंधित है लेकिन प्राप्त चालू वर्ष में ही हो गई है, यानी अगले साल की इनकम जो आपको अगले साल प्राप्त होनी चाहिए थी वो आपको पहले ही प्राप्त हो गई है, एडवांस प्राप्त हो गई है, तो उसे कहते हैं अनुपार्जित आय, जिसको अभी तक कमाया नहीं गया है लेकिन प्राप्त हो गई है। इसका संबंध अगले वर्ष से होता है लेकिन प्राप्त चालू वर्ष में ही हो गई है। कभी कभी आगामी वित्तीय वर्ष से संबंधित आय चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में चिट्ठे के दिन आगामी वर्ष से संबंध रखने वाली आय को अनुपार्जित आय अथवा अग्रिम प्राप्त आय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसी आय जो अंतिम खाते बनाने की तिथि तक कमाई नहीं गई है लेकिन प्राप्त हो गई है तो उसे अनुपार्जित आय कहते हैं। जो अभी तक कमाई नहीं गई है यानी जिसके लिए काम नहीं किया गया लेकिन प्राप्त हो गई है। चूंकि यह अनुपार्जित आय इस वर्ष से संबंध नहीं रखती है, अतः इस वर्ष का सही लाभ व आर्थिक स्थिति जानने के लिए इसकी समायोजन प्रविष्टि करना जरूरी है। अब हमें इनकम को कम करना है और इनकम को हम कम करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो इसकी समायोजन प्रविष्टि होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम या फिर इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। समायोजन अंतिम खातों में समायोजन पीएनएल के क्रेडिट में संबंधित आय में से घटाकर दिखाया जाएगा क्योंकि ज्यादा आय प्राप्त हो गई है, और साथ ही साथ चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा क्योंकि संस्था के लिए दायित्व है, क्योंकि काम किया ही नहीं है और पैसा पहले ही प्राप्त हो गया है। तो देखिएगा जरा, इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में प्राप्त आय की राशि में से घटाकर दिखाया जाएगा तथा इसे चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि अनुपार्जित आय उस व्यक्ति का व्यक्तिगत खाता है जिससे अग्रिम आय प्राप्त हो गई और वह व्यापार का लेनदार है, क्योंकि हमने अभी तक काम नहीं किया है और पैसा पहले ही प्राप्त हो गया है। एंट्री ध्यान रखें, इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम, और विपरीत प्रविष्टि अगले साल होगी अर्नड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, जो कि आपके सामने है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसे समझने के लिए हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। एक व्यापारी का तलपट निम्न शेष प्रकट करता है। कमीशन रिसीव्ड हुआ है स्टूडेंट्स व्यापारी को 25,000 रुपए का, यानी 25,000 रुपए का कमीशन मिल चुका है। कमीशन 5,000 रुपए अग्रिम प्राप्त हुआ है। जो 25,000 मिला है उसमें 5,000 रुपए का संबंध इस साल से नहीं है, वो जरूर अगले साल से संबंधित है। तो ये अनुपार्जित आय है। पीएनएल में कैसे दिखाएंगे? कमीशन रिसीव्ड 25 में से 5 लेस करेंगे और साथ ही साथ 5,000 को दायित्व पक्ष की ओर। अब बात आती है इनकम की कि भाई इसकी समायोजन प्रविष्टि क्या करें, तो समायोजन प्रविष्टि आपको इनकम को कम करना है, और जब आय को कम किया जाता है स्टूडेंट्स तो उसे डेबिट किया जाता है। तो एंट्री होगी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अर्नड कमीशन, और जिसका अमाउंट होगा 5,000 रुपए।
कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन, अमाउंट है 5000। पीएनएल में केवल चालू वर्ष की आय जानी चाहिए, जबकि जो भी 25,000 मिला उसमें 5,000 अग्रिम यानी अगले साल का प्राप्त हुआ, तो पीएनएल में से इसे लेस करेंगे। तो बाय कमीशन रिसीव्ड 25,000 लेस अनअर्न्ड कमीशन 5,000 और बाहर कितना दिखाएंगे 20,000 रुपए। साथ ही साथ जो अनअर्न्ड कमीशन है वो ऐसी आय है जिसके लिए आपने अभी तक कोई काम नहीं किया और आपको प्राप्त हो गई है, तो देने वाला व्यक्ति एक तरीके से आपके लिए क्या है, लेनदार है, क्योंकि अभी तक उसका काम नहीं किया गया है, तो इसे दायित्व में दिखा जाएगा अनअर्न्ड कमीशन 5,000 रुपए। शॉर्ट एंड स्वीट एक बार सुन लें। आदत व्ययों को संबंधित व्यय में जोड़कर और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। पूर्वदत्त व्ययों को संबंधित व्यय में से घटाकर चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। उपार्जित आय को संबंधित आय में जोड़कर लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है तथा साथ ही साथ चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, जबकि अनुपार्जित आय को संबंधित आय में से घटाकर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अब इन चारों समायोजनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको चारों ही मदे समझ में आएंगी। आइए शुरू करते हैं। एक व्यापारी का तलपट निम्न शेष प्रकट करता है। सैलरी 30,000 रुपए है, वेजेस 15,000 रुपए है, कमीशन रिसीव्ड 21,000 है और इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000 है। चार मदें आपको दी गई हैं। आपने वेतन 30,000 का भुगतान आप कर चुके हैं, वेजेस आप 15,000 का भुगतान कर चुके हैं, कमीशन आपको 21,000 प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ ब्याज आपको 15,000 रुपए प्राप्त हुआ है। प्राप्त इसलिए क्योंकि क्रेडिट में है और ये खर्चे हैं डेबिट में है। अब बात करते हैं नीचे के समायोजनों की। वेतन 3,000 रुपए मासिक व मजदूरी 6,000 रुपए अर्धवार्षिक चुकाई जाती है। कमीशन 16,000 रुपए वार्षिक प्राप्त होता है। संस्था के पास वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 30,000 के विनियोग हैं जिस पर 6% ब्याज प्राप्त होता है। अब देखिएगा एक एक समायोजन को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं वेतन की बात करना चाहूंगा। सैलरी 3,000 रुपए मासिक बताई गई है, तो साल भर का जो वेतन है वो 36,000 रुपए होगा, जबकि हमने वेतन के कितने भुगतान किए हैं, केवल 30,000। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसकी राशि हो गई स्टूडेंट्स 6,000 रुपए। बोलिए, आपने 3,000 रुपए मासिक के हिसाब से साल भर के होते हैं 36,000, जबकि वेतन आपने चुकाया है कितना, 30,000 रुपए। मजदूरी की अगर बात की जाए तो 6,000 रुपए अर्धवार्षिक बताई गई है, तो अर्धवार्षिक का मतलब साल भर की हो गई 12,000 रुपए, क्योंकि 2 अर्धवर्ष होते हैं, जबकि चुकाई कितनी है 15,000। तो प्रीपेड वेजेस जो है स्टूडेंट्स उसकी अमाउंट जो है वो हो गई 3,000 रुपए, ज्यादा चुका दी। कमीशन 16,000 रुपए वार्षिक प्राप्त होता है, यानी एक साल में 16,000 रुपए मिलना चाहिए, जबकि मिला कितना है 21,000 रुपए। इसका मतलब 5,000 रुपए ज्यादा मिल गया। इसे आप कहेंगे एडवांस कमीशन या फिर अनअर्न्ड कमीशन। जब कोई आय ज्यादा प्राप्त हो जाती है तो उसे एडवांस या अनअर्न्ड कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है, संस्था के पास वर्ष के प्रारंभ में 3 लाख रुपए के विनियोग हैं। 3 लाख रुपए के विनियोग, और 3 लाख का जब आप 6% ब्याज निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 18,000 रुपए, जबकि ब्याज की राशि जब मैं देखता हूं तो वो मुझे प्राप्त हुई है सिर्फ कितनी, 15,000 रुपए। इसका मतलब 3,000 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट है। ये एक एग्जाम्पल में हमने इन चारों पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। 3,000 रुपए का अक्रूड इंटरेस्ट है। तो अब इनकी समायोजन प्रविष्टि आपको एक एक कर बताना चाहूंगा। सैलरी की एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसका अमाउंट होगा 6,000। प्रीपेड वेजेस की एंट्री होगी प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस, जिसका अमाउंट होगा 3,000। अनअर्न्ड कमीशन की एंट्री होगी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन, जिसका अमाउंट होगा 5,000। और अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जिसका अमाउंट होगा 3,000। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6,000 है, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस ये 3,000 है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन जिसका अमाउंट है 5,000, और एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट जिसका अमाउंट है स्टूडेंट्स
3000। ये तो बात हुई इनकी समायोजन प्रविष्टि की। अब बात करते हैं कि इन्हें अंतिम खातों में कैसे दिखाया जाएगा। तो जो सैलरी है वो पीएनएल का आइटम है, तो पीएनएल में खर्चे की तरफ टू सैलरी 30,000, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 और बाहर लिख दिया जाएगा 36,000। वेजेस ट्रेडिंग का आइटम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा टू वेजेस 15,000, लेस प्रीपेड वेजेस 3,000 और बाहर आ जाएगा 12,000। कमीशन रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट में इनकम की तरफ लिखी जाएगी बाय कमीशन रिसीव्ड 21,000, लेस एडवांस कमीशन या फिर अनर्ड कमीशन 5,000 और बाहर रख दिया जाएगा 16,000। साथ ही साथ इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा जाएगा 15,000 क्रेडिट में और उसमें एड अक्रूड इंटरेस्ट जोड़ दिया जाएगा 3,000 और बाहर आ जाएगा 18,000। साथ ही साथ अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो इसे लिखा जाएगा लायबिलिटीज में क्योंकि ये संस्था का दायित्व है, इसे लिखा जाएगा संपत्ति में क्योंकि संस्था की संपत्ति है, इसे लिखा जाएगा दायित्व में क्योंकि संस्था को एडवांस प्राप्त हुई है, इसका काम अभी तक नहीं किया गया है, और इसे लिखा जाएगा संपत्ति में क्योंकि ये संस्था को मिलना बाकी है। तो आइए अब बात करते हैं एंट्रीज के बाद अंतिम खातों में समायोजन की। वेजेस 15,000 रुपए लिखी हुई है और उसमें से लेस प्रीपेड वेजेस 3,000, बाहर आ गया 12,000 रुपए। पीएनएल की बात की जाए तो सैलरी 30,000 और उसमें एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, बाहर आ गया 36,000 रुपए। कमीशन की बात अगर की जाए तो 21,000 जो कमीशन मिला उसमें से 5,000 अगले साल का है, इसे लेस करेंगे तो ये आ गया 16,000 रुपए। जबकि इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो साल भर का 18,000 मिलना चाहिए, जबकि मिला कितना है 15,000, तो उसमें 3,000 ऐड करेंगे और ये 18,000 बाहर आ गया। अब बात करें तो एक बार फिर बता दूं, ये 3,000 आपकी संपत्ति की तरफ दिखाए जाएंगे प्रीपेड वेजेस, ये 6,000 दायित्व की तरफ दिखाए जाएंगे लायबिलिटीज में, ये दिखाए जाएंगे लायबिलिटीज में 5,000 रुपए और ये दिखाए जाएंगे संपत्ति पक्ष की ओर। तो आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से होगी। अक्रूड इंटरेस्ट 3,000, प्रीपेड वेजेस 3,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 और अनर्ड कमीशन 5,000। इसी के साथ आपके 4 समायोजन आदत व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अग्रिम आय और उपार्जित आय पूरे होते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के समायोजन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।